Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Constitution of 1973. Well, this topic is very much important because this constitution is unique in many respects. This is the first constitution that was framed by the representative of the people who were directly elected in the fair elections. इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बाकी जो दो कॉन्स्टिट्यूशंस थे जिनको हमने पिछले वीडियोस में कवर किए 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन उनसे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि एक तो ये बात है कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो एब्रोगेट हुए थे, जबकि ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो थे ये एब्रोगेट अब तक नहीं हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 2 दफ़ा सस्पेंड ज़रूर हुआ है। एक 1977 में ड्यूरिंग द ज़ियाउल हक एरा, ठीक है, और दूसरा जो है ये 1999 में ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ है, जबकि एब्रोगेट नहीं हुआ है। ठीक है, सो इस टॉपिक की भी मैं स्टार्ट लूँगी एज़ यूजुअल बाकी टॉपिक्स की तरह मैं बैकग्राउंड से इसकी स्टार्ट लूँगी कि जब हमसे ईस्ट पाकिस्तान मीन्स दैट के बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ 1971 में, तो उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया गया? जनरल यहिया खान को ठहराया गया, जिसकी वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ा। क्लियर? सो यहिया खान ने क्या किया? ही हैंडेड ओवर गवर्नमेंट टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सो जो भुट्टो गवर्नमेंट की फर्स्ट अचीवमेंट थी वो थी द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। सो नेशनल असेंबली ने क्या किया? उन्होंने एक कमेटी को सेटअप किया 17 अप्रैल 1972 को, किस लिए? फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो वो कमेटी जो थी अंडर दी अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया 2 फरवरी 1973 को, और इसको नेशनल असेंबली ने यूनानिमसली पास किया, जबकि उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर 12 अप्रैल 1973 को प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट भी दे दिया। ठीक है, सो फाइनली क्या होता है कि 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हो गया था। सो नाउ वी विल डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसके साइलेंट फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स के 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये एक रिटन डॉक्यूमेंट था जिसको पार्लियामेंट ने पास किया हुआ था। ठीक है, इसके टोटल 280 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स में डिवाइड है और 7 इसके स्केजुअल है। नेक्स्ट है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेचर है गवर्नमेंट की वो कैसे है? तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से मुराद के इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का रोल होता है। ठीक है, सो इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहा गया कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? वो प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, एंड ही मस्ट बी अ मुस्लिम, और इनकी एज जो है वो 45 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर अमल करेगा। इसके अलावा अगर इन केस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा किसी भी बेस पर, किसी भी ग्राउंड पे,
चाहे वो मेंटल या फिजिकल उनकी इनकैपेसिटी हो, इम्पीच ऑन दी चार्जेस ऑफ वायलेशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन हो, या ग्रूस मिसकंडक्ट उससे हुआ हो तो उस बेस पर फिर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम प्रेसिडेंट के फंक्शंस की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अटॉर्नी जनरल को, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एंड हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये प्रेसिडेंट की होगी। जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाकी दो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस गुजरे हैं उनकी तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल के तौर पर ऐड किया गया एंड मेड द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंट्रोडक्टरी। ठीक है, सो नेक्स्ट फीचर है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए। फंडामेंटल राइट्स में से कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, स्लेवरी, फोर्स लेबर से प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, freedom of movement, freedom of assembly, freedom of association, freedom of trade, business and profession, freedom of speech, freedom to profess religion, safeguard against the taxation for the purpose of any particular religion, etc. तमाम जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में क्या इंक्लूड है? इसमें वो चीज़ें इंक्लूड है जो कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से इसमें वो तमाम बातें शामिल है, या वो फ्यूचर प्लान्स उसमें शामिल है जो कि एक गवर्नमेंट को आगे उस पर अमल करना होगा। नेक्स्ट फीचर है अबाउट दी बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े तो उसमें हमने देखा कि जो लेजिस्लेचर था वो यूनिकैमरल था। ठीक है, तो इस लिहाज से भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकी दो कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है कि इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल मीन के इसमें 2 हाउसेस सेटअप कर दिए गए थे सेंटर में। ठीक है, 2 हाउसेस कौन से थे? एक अपर हाउस था, एक लोअर हाउस। अपर हाउस मीन सेनेट और लोअर हाउस मीन नेशनल असेंबली। सो जो टोटल मेंबर्स की जो तादाद थी नेशनल असेंबली में है वो 342 सीट्स है, जबकि सेनेट में जो टोटल मेंबर्स की तादाद जो है वो 100 है। जबकि इससे पहले ये जो तादाद है रिप्रेजेंटेशन की ये 104 थी, बट इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू उसको रिड्यूस किया है। अब इसकी जो टोटल सीट्स है सेनेट की वो 100 है। क्लियर? सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 गारंटीड अ राइट टू द सिटीजन टू बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ and to impose 2 duties on them: loyal to the republic and obedience to the law। के हर कोई लॉ के सामने, कानून के सामने मीन्स के तमाम लोगों के लिए कानून जो है वो बराबर होगा। ठीक है, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब कंसिडर नहीं होगा। इसके अलावा अ पर्सन हु वॉज फाउंड टू एब्रोगेट और कंस्पायर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कहा गया कि अगर कोई पर्सन ऐसा पाया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट अगर वो करे या उसकी साजिश में वो मुलविस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के एब्रोगेशन में, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है अबाउट द इस्लामिक आइडियोलॉजी। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेचर था इस्लामिक आइडियोलॉजी के हवाले से वो मोर इस्लामिक इन कैरेक्टर था देन द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इस वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक प्रोविजंस थे वो ज़्यादा थे बाकी जो दो कॉन्स्टिट्यूशन गुजरे हैं। ठीक है, सो इट रिकॉग्नाइजेस इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन
इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल को भी सेटअप किया गया था। किस लिए सेटअप किया गया था? टू रिकमेंड वेज एंड मीन्स टू ब्रिंग ऑल द एग्जिस्टिंग लॉज इन द कन्फर्मिटी विद इस्लाम। क्लियर? नेक्स्ट फीचर है डायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम प्रिस्क्राइब किया गया इलेक्शन के लिए वो कौन सा था? वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था। ठीक है, मींस के जो मेंबर्स इलेक्ट होते थे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, तो वो डायरेक्ट उसको जो अवाम थी, जो पीपल थे, उसको इलेक्ट करते थे। क्लियर? नेक्स्ट फीचर है फेडरल सिस्टम। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 रिकमेंड कौन सा सिस्टम रिकमेंड किया हुआ था? फेडरल सिस्टम रिकमेंड किया हुआ था विद सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड था? तो वो इस तरह रिजिड था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने की जो प्रोसीजर थी, जो मेथड था, वो इजी नहीं था, बल्कि अमेंडमेंट्स के लिए जो प्रोसीजर था उसको मुश्किल बना दिया गया ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट करना आसान ना हो और उसको अमेंड ना किया जा सके। ठीक है, सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को अमेंड करना होगा तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्राइटेरिया होगा? तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से। कितना? 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए रिक्वायर्ड होगी, तभी किसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अमेंड हो सकेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज। सो अंडर द आर्टिकल 251 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें उर्दू को डिक्लेयर किया गया नेशनल लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया कि जो प्रेसिडेंट है उसको ऑथराइज किया गया कि वो रेफरेंडम को होल्ड कर सकता है। ठीक है, रेफरेंडम किस लिए वो कर सकता है? किसी भी नेशनल इशू के हवाले से या किसी भी मसले के बेस पर वो रेफरेंडम को करवा सकता है ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, या वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर रेफरेंडम करवा सकता है। ठीक है, सो ये थे तमाम साइलेंट फीचर्स 1973 के। सो जैसा कि हमने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर के हवाले से डिस्कस कर लिया, अब हम थोड़ा सा, जिस तरह मैंने बताया कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल्स से 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था और 7 इसके स्केड्यूल थे, तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा इसकी ओवरव्यू समझाती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट है, जिस तरह मैंने बताया कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन या बाकी जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किए, उसमें भी मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको एज अ प्रीएम्बल तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ अब कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में इफ्तिताहिया के तौर पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्लेस किया गया है। ठीक है, सो प्रीएम्बल मीन के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्लेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 12 इसके पार्ट्स है, तो अब पार्ट्स वाइज में आपको समझाती हूँ। पार्ट 1 में है इंट्रोडक्टरी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी में कितने आर्टिकल्स आते हैं? इसमें 1 से लेकर 6 आर्टिकल्स तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट शामिल है। ठीक है, पार्ट 2 में फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इंक्लूड है। ठीक है, और वो आर्टिकल 7 से लेकर 40 तक इसमें शामिल है। अब पार्ट 2, जिस तरह मैंने बताया कि ये किस हवाले से है, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के हवाले से, तो इस पार्ट को मज़ीद 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है और वो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक है। ठीक है, जबकि चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से है और वो 29 आर्टिकल से लेकर 40 आर्टिकल्स तक मुश्तमिल है। ठीक है,
पार्ट 3 किस चीज़ पर मुश्तमिल है, वो है द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आर्टिकल 41 से लेकर 100 तक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को अगर हम और अंदर से जानें तो ये टोटल 3 चैप्टर्स में डिवाइड हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में प्रेसिडेंट के हवाले से हैं। ठीक है, 41 आर्टिकल से लेकर 49 तक। चैप्टर 2 जो है वो मजलिसी शूरा या जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं वो डिस्कस्ड है, आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक। चैप्टर 3 में द फेडरल गवर्नमेंट्स के हवाले से है और वो 90 आर्टिकल से लेकर 100 तक है। ठीक है, तो टोटली 41 से लेकर 100 तक द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड हुआ है। क्लियर। 4th पार्ट किस पर मुश्तमिल है, वो प्रोविंसेस के हवाले से है। ठीक है, और वो आर्टिकल 101 से लेकर 140A तक है। ठीक है, अब प्रोविंसेस को भी मजीद 3 चैप्टर्स में एक्सप्लेन करवाया गया है। चैप्टर 1 में दी गवर्नर्स के हवाले से हैं। ठीक है, 101 से लेकर 105 आर्टिकल्स तक। क्लियर। चैप्टर 2 में द प्रोविंशियल असेंबलीज के हवाले से डिस्कस्ड हुआ है और वो आर्टिकल 106 से लेकर 128 तक है। ठीक है, चैप्टर 3 में द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले से डिस्कस हुआ है और वो आर्टिकल 129 से 140A तक है। क्लियर। पार्ट 5 किस चीज़ पर मुश्तमिल है, वो रिलेशंस विद फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के हवाले से है। ठीक है, और आर्टिकल 41 से लेकर 159 तक ये एक्सप्लेन हुआ है। अब ये पार्ट मज़ीद जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये 3 चैप्टर्स में डिवाइड हैं। चैप्टर 1 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के हवाले से है, आर्टिकल 141 से 144 तक। क्लियर। चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के हवाले से है, आर्टिकल 145 से 152 तक। चैप्टर 3 में स्पेशल प्रोविजंस शामिल हैं, आर्टिकल 153 से 159 तक। क्लियर। पार्ट 4 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के हवाले से है। ठीक है, और वो आर्टिकल 160 से लेकर 174 तक मुश्तमिल है। ठीक है, अब ये पार्ट जो है ये भी 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। चैप्टर 1 जो है वो फाइनेंस के हवाले से है, आर्टिकल 160 से लेकर 165A तक। ठीक है, चैप्टर 2 जो है वो बोर्विंग और ऑडिट के हवाले से है, आर्टिकल 166 से लेकर 171 तक। चैप्टर 3 जो है वो प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइबिलिटीज एंड सूट्स के हवाले से है और वो आर्टिकल 172 से लेकर 174 तक है। नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 जो है वो द जुडिकेचर के हवाले से हैं और वो आर्टिकल 175 से लेकर 212 तक मुश्तमिल है। ये पार्ट जो है ये मज़ीद 4 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, चैप्टर 1 में द कोर्ट्स के हवाले से हैं। ठीक है, तमाम डिटेल, और वो आर्टिकल 175 से लेकर 175A तक है। क्लियर। चैप्टर 2 जो है वो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है और वो आर्टिकल 176 से लेकर 191 तक है। ठीक है, चैप्टर 3 जो है वो दी हाई कोर्ट्स के हवाले से है और वो आर्टिकल 192 से लेकर 203 तक है। चैप्टर 3A जो है वो फेडरल शरिया कोड के हवाले से है और वो आर्टिकल 203A से लेकर 203J तक है। ठीक है, चैप्टर 4 जो है वो जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जुडिकेचर के हवाले से है और वो आर्टिकल्स 204 से लेकर 212 तक शामिल हैं। क्लियर। ओके, पार्ट 8 जो है वो अबाउट दी इलेक्शंस हैं और आर्टिकल 213 से स्टार्ट हुआ है और 226 पर ये ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये मज़ीद इलेक्शन जो है वो 2 चैप्टर्स में एक्सप्लेन हुआ है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशंस के हवाले से है, 213 से लेकर 221 आर्टिकल तक है। ठीक है, चैप्टर 2 जो है वो इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के हवाले से एक्सप्लेन हुआ है, आर्टिकल 222 से लेकर 226 तक। क्लियर।
ओके, पार्ट 9 जो है वो इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से है और इसमें कोई चैप्टर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। वो आर्टिकल 227 से लेकर 231 तक है। पार्ट 10 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन के हवाले से है और इसमें भी कोई चैप्टर्स नहीं है, आर्टिकल 232 से लेकर 237 तक है। पार्ट 11 जो है वो अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हैं, ठीक है, कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को अमेंड करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इस पार्ट में वो सारा प्रोसीजर बयान हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 238 से लेकर 239 तक। पार्ट 12 जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें मिसलिनियस जो अदर वर्क्स हैं या जो अदर प्रोविजंस है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और वो 240 आर्टिकल से लेकर 280 आर्टिकल्स तक हैं, ठीक है। मिसलिनियस मींस अदर्स जो प्रोविजंस हैं उसको मज़ीद 7 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो सर्विसेज के हवाले से है, आर्टिकल 240 से लेकर 242 तक। चैप्टर 2 आर्म फोर्सेस के हवाले से है, 243 से 245 आर्टिकल्स तक, ठीक है। चैप्टर 3 जो है वो ट्राइबल एरियाज के हवाले से है, आर्टिकल्स 246 से लेकर 247 तक। चैप्टर 4 जो है वो जनरल्स के हवाले से है, जनरल प्रोविजंस के हवाले से आर्टिकल 248 से लेकर 259 तक। चैप्टर 5 जो है वो इंटरप्रिटेशंस के हवाले से है, आर्टिकल 260 से लेकर 264 तक। चैप्टर 6 जो है वो टाइटल्स, कमेंसमेंट एंड रिपील के हवाले से है, आर्टिकल 265 से लेकर 266 तक, ठीक है। चैप्टर 7 जो है वो ट्रांजिशनल के हवाले से एक्सप्लेन हुआ है, आर्टिकल 267 से लेकर 280 तक। तो ये तमाम आर्टिकल्स थे जो कि मैंने ओवरव्यू करवाया इसकी के कौन कौन से आर्टिकल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक इस पार्ट्स में शामिल है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी Constitution of 1973. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.